केदारनाथ अग्रवाल जिस समय साहित्य रचना में शामिल होते हैं, जब उनकी यात्रा की शुरुआत होती है, तो उस समय आप देखिए कि साहित्य और समाज दोनों में विभिन्न तरह के आंदोलन चल रहे थे। और ये आंदोलन जो है अपने पहले के आंदोलन से अलग थे, और या नए थे। इसका स्वर जो है वो नया था। अतुल माइक ऑफ कर लो। आप अगर राजनीतिक रूप से देखें तो अब भी कांग्रेस जो थी वो सबसे बड़ी दल और सबसे मजबूत शक्ति थी, जो अंग्रेजी जो गुलामी थी उसका प्रतिरोध कर रही थी। पर कांग्रेस के अंदर भी एक तरह का समाजवादी दल था, जो कांग्रेस की जो आला कमान थी उससे एक दीगर यानी अलग दृष्टि रखता था। और उस समय किसानों का आंदोलन शुरू हो गया था। किसान आंदोलन को बहुत सारे लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे। मजदूरों का आंदोलन हो रहा था, उसका असर पड़ रहा था समाज पर। उसी तरह से साहित्य के अंतर्गत अगर आप देखें तो छायावाद जो है वो खत्म तो नहीं, बस छायावाद जो आंदोलन है उस युग का की समाप्ति हो गई थी या हो रही थी। और 1936 में जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। और फिर वहाँ से जहाँ से ये प्रेमचंद ये कहते हैं कि अब हमें जो है वो साहित्य का सौंदर्य का जो मेयार है उसको बदलना होगा। यानी साहित्य के सौंदर्य को जिस तरह से हम देखते थे उसको हमको परिवर्तित करना होगा। यानी साहित्य जो है वो अब सिर्फ मनोरंजन या रस रंजन का काम नहीं करेगी। यानी और इसको प्रेमचंद ने कहा भी कि साहित्य जो है वह राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। मतलब वो राजनीति को दिशा दिखाती है या दिशा दिखाने का काम करना चाहिए। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ हिंदी में प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है। और इस प्रगतिवादी जो विचारधारा थी या जो प्रगतिवाद जिस विचारधारा पर आधारित था वो मार्क्सवाद था। और उसका असर जो है वो केदारनाथ अग्रवाल और जो भी प्रगतिवादी कवि थे उनकी रचनाओं पर, उनकी सोच, उनके जो भी पर दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो साहित्य और समाज दोनों ही जगह पर एक नए तरह की विचारधारा या विचार या सोच की शुरुआत तो हो चुकी थी। और वो जो वो साहित्य में दिखाई वो उसका प्रतिफलन जो है साहित्य में दिखाई पड़ता है। केदारनाथ सिंह भी जब साहित्य रचना में ये मतलब शामिल होते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि छायावाद की समाप्ति के बाद प्रगतिवाद का शुरुआत होती है। ये माना जाता है कि कविता का जो युग है वो हर युग जो है वो अपने पिछले युग की जो लिमिटेशंस होते हैं, जो उसकी सीमाएं होती हैं, उसकी वजह से ही सामने आता है। छायावाद के यहाँ पर ये कहा जाने लगा कि यहाँ पर कल्पना बहुत ज़्यादा है, व्यक्तिवादिता बहुत ज़्यादा है, लोग सिर्फ अपने बारे में लिख रहे हैं। और जबकि ज़रूरत इस बात की है कि समाज को कैसे बेहतर किया जाए इस पर सोचा जाना चाहिए। तो समाज को केंद्र में लेकर प्रगतिवाद जो है वो समाज को केंद्र में लेकर आता है। इसके पीछे बहुत मैंने आपसे कहा कि मार्क्सवादी विचारधारा का योगदान था, और प्रगतिवाद जो है पूरी तरह से मार्क्सवादी विचारधारा पर ही आधारित था। जहाँ पर मार्क्स ये बात कहते हैं कि ये आपकी चेतना नहीं है जो समाज को बदलती है, जो आपकी सामाजिक जो अस्तित्व है उसको तय करती है। इट्स नॉट योर कॉन्शियसनेस हु डिटरमाइंस योर सोशल एग्जिस्टेंस। जो आपकी सामाजिक, माइक बंद कर लीजिए जो भी अभी जुड़े हैं, तो सामाजिक अस्तित्व को तय करता है, बल्कि यह आपका सामाजिक अस्तित्व है जो हमारी चेतना को तय करती है या निर्मित करती है। ऐसा ये मार्क्स का कहना था। और बाद में जो इस विचार को मानने वाले हुए, इस बात में वे यकीन करते थे कि सामाजिक जो अस्तित्व है वही हमारी चेतना को सायास या अनायास, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तय करने में योगदान देता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में समाज की बहुत निर्णायक स्थान है। और इससे पहले की अगर आप कविताओं को पढ़ें
तो आपको साफ ये पता चलेगा कि छायावाद की कविताओं से प्रगतिवादी जो कविताएं थीं वो किस तरह से अपने सामाजिक तेवर और उसमें स्वर की वजह से वो अलग थी। तो ये तो पूरा एक ये माहौल था और ये स्थिति थी जिसमें केदारनाथ अग्रवाल जो है वो हिंदी की कविता यात्रा में शामिल होते हैं। रामविलास शर्मा शर्मा के अनुसार रामविलास शर्मा जो हैं वो समकालीन केदारनाथ अग्रवाल के कवि भी थे और मित्र भी थे और बहुत करीबी मित्र थे, और दोनों एक आगरा से थे और दूसरे जो बांदा से, यूपी के बांदा से थे केदारनाथ अग्रवाल। तो रामविलास शर्मा का मानना है कि जिस समय केदारनाथ अग्रवाल कविता लिख रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक उन्होंने लिखा कि पिछले 30 साल 40 साल में जिन कवियों की रचनाओं में राजनीति की निर्णायक भूमिका रही है वो है केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, जिन्होंने देश की राजनीति को न सिर्फ आज़ादी के पहले बल्कि आज़ादी के बाद की भी बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को अपनी कविता में बिल्कुल बेलौज ढंग से, यानी एकदम साफ ढंग से कविता में जगह दिया है और उसको अपनी कविता में शामिल किया है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में अगर राजनीतिक की निर्णायक भूमिका तो है ही, ये सब लोग मानते हैं, क्योंकि लेकिन साथ ही साथ वे जिस इलाके से आते थे, यानी वो बुंदेलखंड से आते थे। आज आप जानते हैं कि बुंदेलखंड की स्थिति जो है वो पानी के लिए बहुत संघर्ष वाली स्थिति में चली गई है, और बहुत अभी गर्मियों के सीजन में अगर अभी ये कोरोना का दौर नहीं होता तो आपको बुंदेलखंड से अभी पानी के लिए जो वहाँ त्राहिमाम मचता है उसकी खबर आ रही होती। तो इसके बावजूद जो अपनी जो उनकी प्रकृति थी, यानी वो जिस जगह पैदा हुए, वो केन नदी हो या फिर बुंदेलखंड की प्रकृति हो, तो यानी बुंदेलखंड की प्राकृतिक परिवेश और जनजीवन की धड़कनें और उसका जो रंग है वो सब भी जो है केदारनाथ अग्रवाल की कविता में दिखाई पड़ता है। और इसीलिए प्रकृति संबंधी कविताएं भी केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ पर बहुत मिलती हैं, और वो मानते थे कि प्रकृति की साहचर्य में ही मुक्ति की तलाश की जा सकती है। मतलब अगर आप मनुष्य के रूप में बेहतर हो सकते हैं तो केदारनाथ अग्रवाल अपनी सौंदर्य चेतना और जो उनमें एक सूक्ष्म चित्रण शक्ति है प्रकृति को समझने की, तो इसके कारण वो उस अर्थ में प्रगतिवादी नहीं है जिसमें बाद में प्रगतिवाद में सिर्फ नारे लिखे जाने लगे। मतलब बहुत सारे प्रगतिवादी कवि ये समझने लगे कि अगर हम अपनी कविताओं में मजदूर दुनिया के मजदूर एक हो, या फिर मार्क्सवादी जो शब्दावली है, वर्ग, शोषित, उत्पीड़ित, अगर ऐसे शब्दों को शामिल कर लेंगे तो हमारी कविता जो है वो प्रगतिवादी हो जाएगी। जबकि ऐसा बिल्कुल मार्क्सवादी विचारधारा भी नहीं मानती है, क्योंकि एंगल्स ने एक बार एक बात कही थी, शायद मार्गरेट क्या नाम है उनका मैं भूल गया, उनको लिखा एक पत्र में लिखा था एंगल्स ने। आप जानते हैं कि मार्क्स और एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के दोस्त थे। एंगल्स ना होते तो मार्क्स ना होते। एंगल्स पैसे वाले थे और उन्होंने मार्क्स का काफ़ी ख्याल रखा, क्योंकि मार्क्स जो है वो उनके पास आय का वैसा कोई स्रोत था नहीं। तो खैर, तो एंगल्स ने उस पत्र में ये लिखा कि विचारधारा रचना वही महान होती है जिसमें विचारधारा जो है वो प्रच्छन्न रूप में हो, यानी साफ तौर पर वो विचारधारा नहीं हो, वो साहित्य हो पहले, और विचारधारा उसमें एक अंतरधारा की तरह मौजूद हो, जिसको मैनेजर पांडे ने और साफ तरीके से ये कहा कि विचारधारा जो है वो साहित्य में दूध में पानी की तरह होना चाहिए, तेल में पानी की तरह नहीं। मतलब ऊपर ऊपर नहीं तैरना चाहिए कि आप मार्क्सवादी हैं, कि आप समाजवादी हैं, कि आप गांधीवादी हैं या कोई भी वादी हैं, क्योंकि साहित्य जो है वो राजनीति से बिल्कुल अलग है। तो विचार आपके कुछ भी हो सकते हैं, पर उस विचार वो मानवता के समर्थन में हो, समाज की बेहतरी से संबंधित हो, मनुष्य की बेहतरी से संबंधित हो। तो इसीलिए आप देखते हैं कि प्रकृति पर आधारित कविताएं भी केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ हमें मिलती हैं। अब जो केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि जो उनकी राजनीतिक कविताएं हैं और ऐतिहासिक चेतना की कविताएं हैं। केदार जी की जो राजनीतिक दृष्टि है उसे आप प्रगतिशील राजनीतिक दृष्टि भी कह सकते हैं। और ये राजनीतिक दृष्टि जो है हम ये जानते हैं
कि वो मार्क्सवादी दर्शन के जो अध्ययन चिंतन और उस समय जो आंदोलन चल रहे थे किसानों के मजदूरों के, उसमें शामिल होकर केदारनाथ अग्रवाल ने ये हासिल किया था। और बिल्कुल वो जनता और जो उस समय की जो मेहनत कश जो जनता थी और संघर्ष करने वाली जो जनता थी, जो किसान मजदूर थे, और उनके साथ उनकी प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। वो मानते थे कि भारत में ऐसा राजनीतिक वातावरण होना चाहिए या ऐसी राजनीति होनी चाहिए जो किसानों, मजदूरों, श्रमशील जनता, स्त्रियों को समाज में उनका अधिकार दिला सके। यानी जिनको सायास तौर पर कमज़ोर बनाए जाने की कोशिश होती है, उसके पक्ष में देश की राजनीति को खड़ा होना चाहिए। और अगर कोई सरकार बनती है तो वो सरकार जनवादी सरकार बने, यानी वो सरकार न पूंजीपतियों की हो, न जमींदारों की हो, न बड़े बड़े जो समाज के तथाकथित जो सेठ साहूकार होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके ना हो, बल्कि वो जनता की सरकार बने। तो ये जो है, ये बिल्कुल साफ तौर पर केदारनाथ अग्रवाल की राजनीतिक दृष्टि थी। यही राजनीतिक दृष्टि थी कि आज़ाद देश में जो सरकार बन रही है या जो बनी हुई है, वो जनता की तरफ की हो, वो जनवादी सरकार हो, जनोन्मुखी सरकार हो, जनता के हित के लिए सरकार हो, न कि जैसा वो देख रहे थे कि वो सरकार जो है वो पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी हो जा रही है। तो अगर उन्होंने एक तरफ, इसीलिए अगर कांग्रेस का जो समझौतावादी रुख था अंग्रेजी सरकार के प्रति, उसकी भर्त्सना की है केदार की कई कविताओं में। आप ये देखेंगे कि वो अगर देसी पूंजीपतियों के खिलाफ लिखते हैं, अंग्रेजों के भी खिलाफ लिखते हैं। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और देश का बंटवारा तो हुआ, लेकिन जन क्रांति नहीं हुई। यानी जनता के तब केदारनाथ अग्रवाल ने कविता लिखी थी शपथ। तो शपथ कविता में, ये अक्टूबर 1947 की कविता है, यानी आप ये समझिए कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और बिल्कुल 2 महीने बाद लिखी हुई कविता है कि वही जमींदारों का छल है, मानव से मानव शोषित है, अतः आज हम हंसते हंसते नई शपथ यह ग्रहण करेंगे, जनवादी सरकार करेंगे। तो यही कह रहे हैं कि मतलब अभी तक जो 2 महीना में आज़ादी के तुरंत बाद जो दिखा कि तुरंत जो जमींदार जो लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, उनको आज़ादी का फ़ायदा होने लगा। तो ये जो दृष्टि थी केदार की कि इतनी जल्दी चीज़ों को समझ लेना, और जो रचनाकार होता है जो जनता से जुड़ा होता है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है थोड़ी सी खुली आंखें रखे, खुले कान रखे और जनता के धड़कनों को थोड़ा सा सुन सकता है अपनी धड़कन के अलावा, तो वो ये दूर तक देख सकता है। वो आप भी कर सकते हैं, वो कोई भी कर सकता है, तब उसको चीज़ें जो हैं बहुत साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जनवादी सरकार का शपथ हम करते हैं। आपको एक कविता पढ़नी है, यदि डॉलर आएगा। तो अगर उस कविता को आप पढ़ेंगे तो उसकी पंक्ति है कि देखिए, आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने सत्ता संभाली, क्योंकि वही एक उस समय पार्टी थी। तो आज के कांग्रेस से उस कांग्रेस की तुलना ना करें, मतलब जब ये राजनीति में जब केदार कह रहे हैं तो। और केदार तो सबसे बड़ी बात है कि नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल में कि वो नाम लेकर बातें कहते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने ये कहा था कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की, ठीक है। या फिर इंदिरा गांधी पर भी उन्होंने कविताएं लिखी नागार्जुन ने, और नाम लेकर लिखा। तो जब केदार सत्ताधारी कांग्रेस नेताओं को अपनी रचनाओं द्वारा बार बार आगाह करते हैं कि ये जो साम्राज्यवादी शक्ति है और जो पूंजीवादी शक्ति है, उसके हाथ में हमें बिकना नहीं है। हमारा देश नया है, लेकिन अगर जब भी बड़ा देश आता है, अमेरिका कहीं भी जाता है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए जाता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन जब भी गांव आएगा तो लोग खुश हो सकते हैं कि अरे आया है, लेकिन वो आपके लिए तो आता नहीं है, वो तो अपने फ़ायदे के लिए आता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का रास्ता तलाशा जाना चाहिए, न कि बड़े देशों की जो चालबाजी है उसमें फंसना चाहिए। तो वो जो कविता है जब डॉलर आएगा, उस कविता की पंक्ति है कि यहाँ हमारी जन्मभूमि पर यदि आएगा डॉलर, वह अपने साम्राज्यवाद के घोर नशे में भारतीय पूंजीपतियों से साठ गांठ कर क्रय दिल्ली की राजनीति को कर लेगा, खरीद लेगा,
नेहरू और पटेल की मति को हर लेगा। तो ये लिखना, और नेहरू और पटेल कौन थे? ये पार्थिव पटेल नहीं थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस समय के गृह मंत्री, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, और देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू। तो आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, आप समझ रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में आप कविता लिख रहे हैं। तो आप ये समझिए कि कितना साहस होगा उस कवि में, और कितनी तीव्र आस्था और विश्वास होगा जनता के हित के लिए कि वो मतलब वो ऐसी बातें लिख सकता है। तो ये जो समझ थी कि यदि डॉलर आएगा तो जो हमारे नेता है, यहाँ तो नाम है पटेल और नेहरू, वो कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी गृह मंत्री हो सकता था। तो कह रहा है इतने योग्य जो लोग हैं, मतलब नेहरू कोई इतने मतलब कम पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि योग्य थे। पटेल में भी, जिसने इस पूरे देश को एक किया। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे जो सबसे अभी नंबर 1 और नंबर 2 जो सबसे योग्य लोग हैं इस देश के, उनकी भी मति वो हर लेगा। उसमें इतना पावर है, वो इतना पावरफुल है। और उसकी सच्चाई कहीं ना कहीं हम आज देख रहे हैं कि जो साम्राज्यवादी या फिर जो अमेरिकी जो पूंजीपतियों ने किस तरह से पूरे दुनिया में और हमारे देश में भी अपना साम्राज्य फैलाया है। खैर वो बहुत राजनीतिक बात है, हम केदारनाथ अग्रवाल पर ही बात करें तो बेहतर है। आप जानते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद जो है पंचवर्षीय योजनाएं आई कि हर 5 साल पर मतलब योजना बनाया जाता था कि देश का विकास कैसे होगा जनता की। लेकिन वो पंचवर्षीय योजनाएं जो है एक एक कर वो फेल होती गई। मतलब जो उसमें जो सबसे बुनियादी बात थी कि जनता तक उसके हक पहुँचे। ये हक क्या कहा जाए, हाँ, जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य है ना, ये 5 जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि खाना सबको मिले, ठीक ठाक मतलब तन ढकने के लिए कपड़ा हो, मकान हो। इसलिए आप देखते हैं कि हर पंचवर्षीय योजना में हर सरकारों ने घर बनाने की योजना को शामिल किया, शिक्षा सबको मिले और स्वास्थ्य की सुविधा सबके पास हो। ये 5 जो है हमारे जीवन की बुनियादी चीज़ें हैं, और इसको पूरा करना एक सरकार का जो जनोन्मुखी सरकार है, और जो हमारे देश की सरकार है जिसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जन कल्याणकारी राज्य जिसको कहते हैं, उसका ये मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। उसका कर्तव्य है कि वो जनता की इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। पर जो है ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये जो लगातार ऐसी स्थितियां पैदा होती रहीं जिससे कि जनता जो है और की स्थिति और ख़राब होती रही, उस पर भी केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ पर आपको काफ़ी कविताएं मिल जाएंगी। जैसे हल चलते हैं फिर खेतों में, फटती है फिर काली मिट्टी, फिर उपजेगा उन्नत मस्तक सिंह अयाली नाज, फिर गरजेगी कष्ट विदारक धरती की आवाज़। तो एक धरती कविता तो आपको ही पढ़नी है। तो ये जो धरती के माध्यम से, धरती कौन है, मतलब ये धरती वही है जिस पर हम सब लोग रहते हैं। तो उसकी स्थिति जो है बहुत ख़राब है। मतलब अकाल, और उसके बाद जैसे आपने अगार्जुन की कविता पढ़ते हैं तो वो भी पहली पंचवर्षीय योजना के फेल होने के बाद लिखी गई थी कि आज़ाद देश में पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उसमें जनता के कल्याण करने की मतलब घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, पर वो लागू नहीं हो रही हैं। और देखिए कि स्वतंत्र देश में भी अकाल पड़ रहा है और लोग बिना खाए मर रहे हैं। ये किसी भी स्वतंत्र देश के लिए सबसे बड़ी अपमान की बात होती है कि उसके यहाँ की जनता जो है वो उसको अन्न नसीब नहीं हो। खैर, तो दूसरी जो केदारनाथ अग्रवाल की कविता की विशेषता है वो है सामाजिक यथार्थ और सौंदर्य का चित्रण। यानी सामाजिक यथार्थ के साथ साथ वो सौंदर्य की भी बहुत सारी कविताएं जो है आपको यहाँ केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ दिखाई पड़ेंगी कि जो सौंदर्य का एक अनूठा रूप जो है केदार के कविताओं में दिखाई पड़ता है। तो प्रगतिशील कवि होने के कारण केदार जी के पास एक सामाजिक यथार्थ को देखने की जो दृष्टि है वह वर्ग चेतना प्रधान है। मतलब कि ये माना जाता है कि समाज जो है शोषित वर्ग और शोषक वर्ग, इन 2 वर्गों में विभाजित है। ये मार्क्सवादी शब्दावली है कि एक तरफ शोषक है, एक वर्ग जो है वो शोषकों का है, दूसरा जो है वो शोषितों का वर्ग है, यानी जिनका शोषण किया जाता है। और बार बार जो
केदार की कविता है वो शोषित लोगों के पक्ष में खड़ी होती है। तो समाज में शोषित और शोषक में वो अपनी कविताओं में भेद करते हैं और अपनी प्रतिबद्धता जो है वो शोषितों और मेहनतकश किसानों और मजदूरों के प्रति जाहिर करते हैं। ये उनकी कविताओं में साफ साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन केदार की कविताओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें जनता के पिछड़ेपन को, उसके अंधविश्वास को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। यानी जनता जो है कोई एब्सोल्यूट कोई इकाई नहीं है कि एकदम वो अच्छी ही है। यानी उसके अंदर जो अंधविश्वास है, उस जनता के अंदर जो उसकी अविकसित अवस्था में जो, या कहा जाए कि रूढ़िवादी या जो पुरानी जो सोच है वो अगर है, तो वो भी केदार ने उन सारी चीज़ों को भी अपनी कविताओं में पेश किया है, प्रस्तुत किया है। तो ये केदार के यहाँ दिखाई पड़ता है। अब अगर बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो है कि जैसे कि कहीं एक कोने में बैठा हाथ चरस की चिलम दबाए, गुपचुप गुपचुप फूक उड़ाता, शेष आयु का धुआं उड़ाता। कि जो मजदूर वर्ग है, चरस मतलब जो गांजा वगैरह पीते हैं, तो वो मतलब नशाखोरी से जो है वो जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। एक मजदूर है चैतू, सूरज डूबे छुट्टी पाके, जिंदा रहने से उकता के, ठर्रा पीता है और सो जाता है। तो ये सब जो जनता की अपनी जो समस्याएं थी, है ना, या फिर वो जो जिस वजह से उनका विकास अवरुद्ध हो रहा था, उसको भी उन्होंने बहुत ही सीधे और साफ शब्दों में अपनी कविताओं में जगह दिया है। इसी तरह से एक कविता मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे वो सौंदर्य के की भी बात करते हैं। वो अभी दिख नहीं रही है कविता, कि वो जो उनके आसपास का जो परिवेश है, मतलब कि जो सामाजिक यथार्थ और मजदूरों के जीवन का जो सौंदर्य है, कि मजदूर के जीवन में भी एक तरह का सौंदर्य होता है, वो सब भी केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में दिखाई पड़ता है। तीसरा है परिवेश और प्रकृति के प्रति लगाव। रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी कि वो व्यक्ति भी देश प्रेम की बात करता है जिसको ये पता ही नहीं है कि कोयल किस चिड़िया का नाम है। मतलब अगर आप अपने परिवेश को नहीं जानते हैं, अपनी प्रकृति से अगर आपका परिचय नहीं है, तो आप किसी भी तरह से ना प्रगतिशील हो सकते हैं, ना आप राष्ट्रवादी हो सकते हैं। जिसको इस देश की धरती से, इसके परिवेश से, प्रकृति से लगाव होगा, वही व्यक्ति जो है वो सच्चे अर्थों में प्रगतिशील हो सकता है। क्योंकि प्रकृति के बिना किसी भी तरह की प्रगति जो है वो संभव नहीं है। कैसे संभव? प्रकृति को अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आपको नदी के प्रति आपके मन में सम्मान नहीं है, आपके यहाँ जो नदी बह रही है उसके प्रति सम्मान नहीं है, और नहीं ही है, अदरवाइज जितने नाले हैं और जितनी गंदगियां हैं वो नाला क्यों फेंका जाता नदी में, हम उसका कोई और इंतजाम करते। तो आसपास का जो पहाड़ है या जो पेड़ पौधे हैं जिसके बीच आप रहते हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति पर ढेरों कविताएं लिखी हैं। कि बुंदेलखंड की जो प्रकृति है, प्राकृतिक परिवेश है, उन कविताओं में कहा जाता है कि पूरा बुंदेलखंड जो है वो जीवित होकर हमारे सामने आ जाता है। अगर आप केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को पढ़ें तो आप बुंदेलखंड की प्रकृति को सिर्फ उनकी कविताओं के माध्यम से उसके प्राकृतिक परिवेश को समझ सकते हैं। ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है कि मतलब कि एकदम ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं इसे अकेले में जाकर हम प्रकृति का अनुभव करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं निसंग प्राकृतिक प्रेम। ऐसा नहीं है केदार के यहाँ। प्रकृति और जीवन से जो पैदा हुआ है वह सौंदर्य केदार के यहाँ कविताओं में है। यह सौंदर्य केदार की प्रकृति संबंधी कविताओं में हर जगह दिखाई पड़ता है। एक प्रगतिशील कवि प्रकृति पर कविताएं लिखता है तो प्रकृति को भी वो सामाजिक यथार्थ से भिन्न करके नहीं देखता। जैसे बसंती हवा, अगर वो कविता अगर आप पढ़ें तो बचपन में आपने वो कविता पढ़ी ही होगी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो उसमें भी वो मतलब अगर उस कविता को आप देखें तो देखिए, मैं एक मिनट पढ़कर, हाँ, बड़ी मस्त मौला नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। अब ये बसंती हवा है,
न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुंची, वहीं गेहुओं में लहर खूब मारी, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। तो ये जो बसंती हवा का चित्रण है कि पथिक आ रहा था, उसे उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं। तो ये जो प्राकृतिक चित्रण है, मतलब इस तरह से प्रकृति को जिस तरह से कविता में लेकर केदारनाथ अग्रवाल आते हैं, तो वो भी उसके सामाजिक यथार्थ के अनुभव से उसको आप विच्छिन्न करके अलग करके नहीं देख सकते हैं। आप अब बुंदेलखंड की प्रकृति और किसानी जो परिवेश है, किसान का तो आप जान ही रहे हैं कि किसानों पर भी खूब कविताएं केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ है। अगर केदारनाथ अग्रवाल पर इस तरह के कई शोध हुए हैं जिसमें केदारनाथ अग्रवाल की कविता और किसान जीवन इसको केंद्र में रख करके अपनी माटी एक ऑनलाइन पत्रिका है, उसने शायद एक विशेषांक में निकाला था, शायद किसान जीवन और केदारनाथ अग्रवाल पर, या फिर किसानों पर निकाला, तो उसमें केदारनाथ अग्रवाल से रिलेटेड बहुत सारे लेख हैं। तो ये जो है कि एक आप ये देखिए, ये कविता में पढ़ रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो ये जो चना के पौधे का जो चित्रण है जिस तरह का कि एक बित्ते के बराबर, ज्यादा लंबी तो उसकी झाड़ी मतलब या जो पौधा होता है वो होता नहीं है, कि एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो ये जो चना के फूल को देखने की समझ है। और वो चंद्र मतलब किसी मेड़ पर बैठे थे, वो आ रहे थे और उन्होंने जब देखा तो उनको लगा कह रहे ये चना का पौधा जो है, तो यानी जो समाज की जो छोटी इकाइयां हैं, चना का पौधा गेहूं और धान के बराबर का मजबूत उसकी मतलब उपस्थिति नहीं है समाज में, पर समाज की जो सबसे छोटी इकाई है या जो जिनको छोटा समझा जाता है, वो भी कितना महत्वपूर्ण से और कितना मतलब कि एकदम सम्मान के साथ और ठसक के साथ केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ मौजूद हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। तो केदार को प्रकृति के वे रूप अधिक भाते हैं जिसमें गीत, खुलापन, उत्साह और उमंग की जो अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उन्हें धूप, नदी, पहाड़, बादल, हवा, फसलें, ये सब जो चीजें हैं उनकी कविताओं में बार बार आती हैं। जैसे धूप धरा पर उतरी, जैसे शिव के जटा जूट पर नभ से गंगा उतरी, या धूप में खुली धूप में नौका विहार। आप अगर पंत के यहाँ नौका विहार पढ़ेंगे तो वो रात में नौका विहार होते हैं, ठीक है, कि रात में वो नाव पर, चांदनी रात है और ठंडा है और उसमें नौका पे चढ़े हैं। पर आप केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ देखिए कि चीजें बदल गई, धूप में नौका विहार कर रहे हैं, क्योंकि रात में जब आप नौका विहार करेंगे और देखेंगे तो वहीं तक देख पाएंगे, मतलब चांदनी रात में जहां तक आपकी मतलब बहुत कम दूर तक देख पाएंगे। पर दिन में अगर आप नौका विहार कर रहे हैं तो विहार का मतलब क्या है कि नौका आपकी आगे बढ़ रही है, तो आप दोनों तरफ की प्रकृति को जहां तक नजर जाती है वहां तक देख सकते हैं। तो ये जो देखने की जो दृष्टि का अलगाव है छायावाद और प्रगतिवाद का, कि एक रात के चांदनी रात में नौका विहार कर रहा है एक कवि, और दूसरा कवि जो है वह धूप में नौका विहार के लिए निकल रहा है। एक कविता ही है, आप कभी पढ़िएगा, वो आसानी से उपलब्ध है कविता। ये उनके जो जैसे बसंती हवा का जो है वो जैसे मुक्ति की कामना जो है प्रकृति के माध्यम से, कि प्रकृति क्या है, आपको प्रकृति आपको मुक्त करती है। तो बसंती हवा जो कविता है कि जिसमें कहती है कि मैं बहुत अनोखी हूँ और बहुत बावली हूँ, बहुत मस्त मौला हूँ, किसी से नहीं डरती हूँ, मुझे कोई फिक्र विक्र नहीं है किसी की। तो ये जो मुक्ति की जो चेतना है वो सिर्फ प्रकृति जो है, ऐसा नहीं कि देखा और बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। तो एक मुक्ति की चेतना के रूप में वो कविता जो है या जो प्रकृति जो है वो केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ हमें दिखाई पड़ती है। फिर केदारनाथ अग्रवाल की कविता की एक बड़ी खासियत है उनकी प्रेम संबंधी कविताएं, और ज़्यादातर प्रेम की कविताएं उन्होंने अपनी पत्नी को लक्ष्य करके लिखा है। आप ये जानते हैं कि रीतिकाल में किस तरह की प्रेम की कविताएं लिखी गई। वो किसी भी स्त्री को, वो प्रेम था ही नहीं, बस स्त्री के सौंदर्य का वर्णन था और कुछ एक विरह की बातें थी। पर वहाँ पर जो है वो एक नायिका होती थी जो
पत्नी नहीं होती थी, प्रेमिका होती थी या दूसरी कोई स्त्री होती थी। छायावाद में भी प्रेम की कविताएं लिखी गई, स्त्रियों पर अच्छी कविताएं लिखी गई, पर पत्नी उस तरह से वहाँ भी नहीं है। मतलब अगर है भी कामायनी में तो पत्नी भी है और प्रेमिका भी है। पर केदारनाथ अग्रवाल ने, चूंकि केदारनाथ अग्रवाल ने तुर्की के एक कवि हैं नाजिम हिकमत, उनकी कई कविताओं का अनुवाद किया। नाजिम ने अपनी पत्नी पर कई कविताएं लिखी। नाजिम हिकमत को अपने देश से 13 साल के लिए देश से निकाल दिया गया था और उनकी ज़िंदगी के 13 साल जेल में बीते। तो जब वो जेल में थे तो उन्होंने ये तय किया था, उनकी एक कविता है, अगर हिंदी में कहें तो 9 से 10 के बीच या 9 से 10, ठीक है। तो रात के 9 से 10 के बीच का एक समय नाजिम हिकमत ने यह निर्धारित किया था कि इस 9 और 10 के बीच में वो सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोचेंगे। तो उनकी कविता ही है पूरी 9 से 10 के बीच में। बहुत सारी कविताएं हैं और बहुत शानदार कविताएं हैं। तो नाजिम हिकमत की कई कविताओं का अनुवाद केदारनाथ अग्रवाल ने हिंदी में किया था और नाजिम हिकमत दुनिया के बहुत बड़े और शानदार कवियों में शुमार किए जाते हैं। तो ये माना जाता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत तो प्रभावित होते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल भी हिंदी में पत्नी के ऊपर और पत्नी प्रेम के ऊपर कविताएं लिखने वाले एक बहुत बेजोड़ कवि में से एक है। ऐसे ही निजार कब्बानी हुए, वो सीरिया के कवि थे जिन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर, पत्नी के प्रेम पर कविताएं लिखी। तो केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं की एक खासियत है कि उन्होंने जो प्रेम की कविताएं लिखी उसमें ज़्यादातर कविताएं जो हैं वो प्रकृति के प्रेम पर भी है और प्रेम जो पर जो है जो उन्होंने अपनी पत्नी को आधार बनाकर लिखा। केदार जी ने अपने जीवन का प्रारंभ लगभग प्रेम के श्रृंगार और रोमानी कविता से ही किया था, लेकिन धीरे धीरे वो कविताओं के जो स्वर हैं, जैसे जैसे कवि मैच्योर होता है तो उसका जो है बदलता जाता है। मेरी तुम जैसे शीर्षक से जो कविता है या जो संग्रह है, शायद जो गुलमेहंदी एक संग्रह है, या जमुन जल तुम जो हे मेरी तुम जो काव्य संग्रह है, तो उसमें सब वो प्रेम की कविताएं हैं। तो और लेकिन केदारनाथ अग्रवाल का जो ये प्रेम वाला रूप है, ये कोई भावुकता से भरा हुआ नहीं है और न ही काल्पनिक है। इसीलिए उनका प्रेम जो है अपनी प्रेमिका को एक व्यापक परिवेश में देखने का सामर्थ्य रखता है। और इसीलिए उनके प्रेम की दूसरी विशेषता ये है कि मैंने जैसा आपको बताया कि उन्होंने स्वकीय प्रेम किया, जिसको अगर शास्त्रीय शब्दावली में कहा जाए कि रीतिकाल में परकीय प्रेम होता था, यानी पर स्त्री पर कविताएं लिखी जाती थी। अर्थात उन्होंने अपनी पत्नी से ही प्रेम किया है और वे आरंभ से ही सामाजिक मर्यादित प्रेम के हिमायती रहे हैं। मतलब अपना उनका अपना एक सोच, अपनी एक सोच थी। तो यही है कि जैसे हे मेरी तुम, एक कविता है कि हे मेरी तुम, यह जो लाल गुलाब खिला है खिला करेगा, यह जो रूप अपार हंसा है हंसा करेगा, यह जो प्रेम पराग उड़ा है उड़ा करेगा। तो ये इस तरह की जो कविताएं हैं वो कविता है काले काले छाए बादल उड़ जाएंगे, गाँव खेतों मैदानों को तज जाएंगे, हे मेरी तुम। तो ये जो वो संवाद भी हो रहा है और प्रकृति का भी वर्णन है, प्रकृति के भी सौंदर्य का वर्णन है और प्रेम की भी उसमें प्रेम की जो अनुभूति है उसको भी प्रकट किया गया है उन कविताओं में। तो केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रेम संबंधी कविता है उसमें प्रकृति का प्रेम है, पत्नी का प्रेम है। ये विशेषता उनके व्यक्तित्व के विकास से ही संभव हुई। जैसे जैसे उम्र ढलती है, किसी की भी उम्र, जब आप बूढ़े होते जाते हैं, वयस्क होते हैं, फिर बूढ़े होते जाते हैं, तो शेष जीवन के लिए प्रेम जो है महत्वपूर्ण होता जाता है, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें जो हैं आपकी सीमित होती जाती हैं जब आप एक उम्र में पहुंचने लगते हैं। तो और जीवन का बहुत सारा उतार चढ़ाव आप देख चुके होते हैं, तो आप उस मर्म को पहचानने लगते हैं जो जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और आप समझने लगते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जिसके पीछे आप जीवन भर भागते रहे, उसके पीछे भागना इतना महत्वपूर्ण नहीं था, या फिर बुढ़ापे तक जाते जाते वो चीज़ें कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं या महत्वहीन हो जाती हैं। तब जो जीवन में सार रूप में कुछ बच जाता है वो प्रेम ही बच जाता है। वो पत्नी का प्रेम हो या आपके सगे संबंधियों का प्रेम हो या दोस्तों का प्रेम हो, कि जो लोग रह जाते हैं आपके साथ
और वही सार हो जाता है जीवन का, और वही जीवन को आपका महत्वपूर्ण भी बना सकता है और महत्वहीन महत्वहीन भी बना सकता है। अगर आपके पास आपके चाहने वाले लोग आसपास ना हों तो जीवन जो है वो बहुत कठिन हो जाता है। और इसलिए है, चूंकि प्रेम को जो है वो उनके लिए बहुत प्रेम जो है मूल्यवान हो जाता है। मृत्यु का भय सबको होता है, उनकी कविताओं में भी कुछ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि काल जो है वो बड़ा क्रूर होता है, उसकी मार कैसे पड़ती है उसका एक जो अनुभव है ये हम भी कर रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा समय भी इतना मुश्किल समय हो जाएगा, इतना संघर्ष करना पड़ेगा कि आपके पास सिर्फ जो है निराशा की ही खबरें लगातार आ रही हैं। अब मैं ऐसी खबरों से लगातार मतलब चर्चा से बचना चाहता हूं, क्योंकि सबके पास अपनी खबरें हैं। लेकिन उसके बावजूद वही है कि जैसे लिखा केदारनाथ अग्रवाल ने कि लेकिन अपना प्रेम प्रबल है, हम जीतेंगे काल क्रूर को, उसका चाकू हम तोड़ेंगे और जिएंगे सुख दुख दोनों साथ पिएंगे, काल क्रूर से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तो ये जो है ये हमारे लिए भी संदेश है। और हर समय जो मुश्किल समय आता है उसमें कोई कवि क्या कर सकता है आपके साथ अपने शब्दों के साथ अपनी भावनाओं के साथ खड़ा रहने के अलावा। तो केदार नाथ अग्रवाल की कविताओं की, प्रेम कविताओं की विशेषता है, इसमें कवि ने सामाजिक यथार्थ की जो दृष्टि है, यानी सामाजिक जो दृष्टि है उसकी अभिव्यक्ति वहाँ दिखाई पड़ती है। इसलिए प्रेम कविताओं में प्राकृतिक परिवेश, आंचलिक जो प्रकृति होती है, और प्रेम की जो उदात्तता है, यानी उसका बड़ा होना है, उदारता जो है, उसकी जो गरिमा है, वो अपने मानवीय संदर्भ के साथ गुथे हुए होते हैं। तो ये जो तीन चार उनकी कविताओं की विशेषता है कि ऐतिहासिक चेतना और उनकी जो राजनीतिक कविताएं, सामाजिक यथार्थ और सौंदर्य का चित्रण, और परिवेश और प्रकृति के प्रति लगाव, और प्रेम संबंधी कविताएं। तो ये जो है ये प्रमुख विशेषताएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं के। अब इसके बाद उनकी कुछ कविताएं हैं, अगर वो कविता आपने ढूंढी हुई हो, अगर आपको कहीं से मिली हो और आपने अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उनकी कविताओं में ज़्यादातर कविताएं ऐसी होती हैं कि उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने अगर वो कविताएं पढ़ी हैं तो अच्छी बात है, अगर उससे आप कुछ। कौन सी कविता? जनता? अच्छा, ठीक है, मैं देखूंगा, पता नहीं मुझे मिल पाया या नहीं। हाँ, ये धरती तो है मेरे पास, ये डॉलर वाला भी है, ठीक है, ये सब तो है। जनता कविता भी कहीं थी मेरे पास, लेकिन अब दिख नहीं रही। हाँ ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो यही है मतलब, और बाकी जो जो शिलाएं तोड़ते हैं ये सब कविता जो है आपने देखा ही है, या फिर आप पढ़िएगा। और अगर कविताएं पढ़ने के बाद अगर कुछ समझ में। क्या? हाँ, कविता तो लंबी है, लेकिन ठीक है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, कविता तो आसान ही है। नहीं, वो जो नागार्जुन वाली कविता है वो भी लंबी कविता है। जो शिलाएं तोड़ते हैं लंबी कविता है। हाँ, छोटी कविता है वो तो। अरे वो संग्रह भी है, एक संग्रह भी है जो शिलाएं तोड़ते हैं। एक मिनट, मुझे कह रहा है कि मेरे फोन का